आज की न्यूज़पेपर की हम शुरुआत करते हैं पीआईबी के साथ में। पहला वीडियो हमने देखा था वो था वर्ल्ड लायन डे, जिसको हम कहते हैं विश्व शेर दिवस। विश्व शेर दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं 10 अगस्त को, ताकि हम अवेयरनेस फैला सकें जो भी खतरा फेस कर रहे हैं लायन उस चीज़ को, कि लायन की जो पॉपुलेशन है वो तेज़ी के साथ में घटती जा रही है, उनको रेड लिस्ट की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। किस प्रकार से हम शेरों को बचा सकते हैं। इंसान और जानवर के बीच में जो कन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है, एक्सीडेंट होते हैं रेल की पटरियों के द्वारा, ठीक है, वाहनों के द्वारा। इसके साथ साथ में जब शेरों का जो आवासीय क्षेत्र है वो कम होते जाता है, तो जहाँ पर इंसान रहते हैं उस एरिया में तक शेर घुसना चालू कर देते हैं भोजन की तलाश में, ठीक है। फिर इस चक्कर में या तो शेर मारा जाता है या फिर लोग घायल हो जाते हैं या फिर मारे जाते हैं। तो इस प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट को कैसे करके हम रोक सकते हैं, विश्व शेर दिवस के अवसर पर लोगों को इस बात को जागरूक किया जा सकता है। वैज्ञानिक रूप से इसका नाम रखा गया है पैंथोरा लियो, ठीक है। ये काफ़ी वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन एंड पॉपुलर एनिमल स्पीसीज मानी जाती हैं। इनको हम कहते हैं किंग्स ऑफ द जंगल, जंगल का राजा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनका जो अरेस्टिंग एंड फियरसम है पर्सनालिटी है जो कि क्रिएट की जाती है बाय देयर ग्रेट बॉडीज़। इतना बड़ा विशाल का इनका शरीर रहता है, ठीक है, और इसकी गर्दन के जो बाल रहते हैं घुंघराले हुए बाल, हैवी एंड शाइनी मीन्स। विश्व शेर दिवस के इतिहास को हम देख लेते हैं। पहली बार वर्ल्ड लायन डे को सेलिब्रेट किया गया था 2013 में, ठीक है। ये जिम्मेदारी जाती है डेरेक एंड बीवियरली जूबोट, एक कपल थे जो काफ़ी उत्साहित थे कैसे करके हम प्रिजर्वेशन कर सकते हैं इन वाइल्ड कैट्स का। आफ्टर रियलाइजिंग दैट द लायन पॉपुलेशन हैव ड्रास्टिकली डिक्रीज्ड वर्ल्ड वाइड, उन्होंने ये रियलाइज़ किया था कि पूरे विश्व स्तर पर लायन की जनसंख्या तेज़ी के साथ में कम हो रही है। तो इन्होंने क्या काम किया, एक अप्रोच लगाई नेशनल जियोग्राफिक की, ठीक है, फॉर द ब्रांड्स हेल्प, ताकि कुछ इनको हेल्प मिल सके। फॉर्मिंग ए पार्टनरशिप विद देम, द कपल केम अप विद द बिग कैट इनिशिएटिव। जब यहाँ से इनको सहायता मिली, फिर इन्होंने क्या काम कर दिया, बिग कैट इनिशिएटिव को चालू कर दिया था 2009 में। बीसीआई का मेन गोल था कि हमें कैसे भी करके प्रोटेक्ट करना है, प्रिजर्व करना है जितनी भी लायन की स्पीसीज बची हैं पूरे विश्व में उसको। जबकि एक एस्पेक्ट है जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज, ह्यूमन इंटरवेंशन, ये इम्पैक्ट डालते हैं लायन की पॉपुलेशन में। स्टडी में ये भी बताया गया है कि उनकी जो एक्सट्रीमली लो नंबर हम देख रहे हैं मे आल्सो हैव टू डू विथ आइस एजेस। ये काफ़ी पुराने समय से इस पृथ्वी पर मौजूद हैं। नेचुरल एनवायरमेंटल डिजास्टर दैट हैव लीड देम टू बिकम शेड्यूल्ड, ठीक है, कई प्रकार के डिजास्टर का इन्होंने सामना किया है, इसी के चलते चलते उसको शेड्यूल्ड कैटेगरी में डाल दिया गया है IUCN की। पीआईबी की अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं एथेनॉल से रिलेटेड। एथेनॉल एक प्रकार की एल्कोहल होती है जिसको गवर्नमेंट पेट्रोल में मिला करके बेचती है। इससे फ़ायदा ये होता है कि भारत पेट्रोल की बचत कर सकता है। उसके लिए जो वो पैसा खर्च कर रहा है भारत बाहर से मंगवाने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए, उस इंपोर्ट के बिल को हम कम कर सकते हैं एथेनॉल की ब्लेंडिंग करके, मतलब पेट्रोल में एथेनॉल मिला करके बेच के। पहली तो फ़ायदा यही है इसका कि हम बाहर से हमारा जो इंपोर्ट हो रहा है पेट्रोल वो कम हो गया है। सेकेंड नंबर का फ़ायदा ये है, पराली जो जलाई जाती है खेतों में किसानों के द्वारा, गेहूँ की पराली हो गई, धान की पराली हो गई, या फिर अन्य फसलों के अवशेष हो गए, इसके साथ साथ में जो गन्ना उत्पादक किसान हैं उनको भी इससे फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि वो गन्ने के अवशेष से अब एथेनॉल को बना सकते हैं और एथेनॉल को फिर
कंपनियां खरीदेंगी, खरीदने के बाद वो पेट्रोल में उसको मिक्स करेंगी और फिर लोगों तक इस पेट्रोल को पहुंचाया जाएगा। दो प्रकार के फ़ायदे यहाँ पर बताए गए हैं। एक तो हमारे इंपोर्ट का बिल घट जाएगा और दूसरे नंबर की बात ये है इससे किसानों की अतिरिक्त आय होने वाली। ठीक है, अतिरिक्त आय तो होगी ही किसानों की, इसके साथ साथ में नए रोजगार इस क्षेत्र में पैदा होने वाले हैं। ये इसके मेन फ़ायदे हैं। जैसे कि आज से कुछ टाइम पहले गवर्नमेंट ने घोषणा करी थी कि हम 10% एथेनॉल की ब्लेंडिंग करेंगे। 10% का मतलब ये है यदि हम 100 ml पेट्रोल ले रहे हैं, 100 ml में 10% मतलब कि 10 ml हम क्या मिलाएंगे, इसमें एथेनॉल मिलाएंगे। बाद में इस टारगेट को गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया, 10 ml से गवर्नमेंट ने इसको 20 ml कर दी, मतलब 20% इसमें एथेनॉल की ब्लेंडिंग करेंगे, ऐसे गवर्नमेंट की तरफ से घोषणा की गई थी। तो एक जो टारगेट है इसको तो हम लगभग करीब कर ही चुके हैं पूरा, लेकिन अब हमारे सामने है 20% ब्लेंडिंग का टारगेट। तो प्रधानमंत्री ने पानीपत में 2G इथेनॉल संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया है। इसका उद्घाटन यहाँ पर किया गया है और इस एथेनॉल संयंत्र को बनाने वाली कंपनी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, IOCL। अगले आने वाले साल में देश के 75% से अधिक घरों को हम गैस के माध्यम से, पाइप के माध्यम से गैस प्रोवाइड करेंगे, ऐसा नरेंद्र मोदी ने इसमें जो भाषण दे रहे थे उस दौरान उन्होंने कहा था। इसके अलावा इसमें कुछ फैक्ट बताए गए हैं, उसको हम देख लेते हैं कि पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने से पिछले 7 से 8 साल में हमको 50,000 करोड़ रुपया का फ़ायदा हुआ। इतने पैसे हमारे बचे हैं और ये आप लोगों की जेब में गए। करीब इतने ही 1,000 करोड़ रुपए इथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से हमारे देश के किसानों के पास गए। उनका कहना है कि 8 साल पहले देश में सिर्फ 40 करोड़ लीटर इथेनॉल का प्रोडक्शन होता था। आज के टाइम में इसको हमने 10 गुना बढ़ा दिया है, 40 करोड़ लीटर को 400 करोड़ लीटर कर दिया हमने। ठीक है, इसके अलावा फिर गवर्नमेंट ने वही अपने जो पुराने काम किए गए हैं उसका उल्लेख यहाँ पर किया, जैसे कि ज़्यादातर भाषण में उनका किया जाता है। जैसे कि 2014 तक देश में सिर्फ 14 करोड़ लोगों के पास LPG का कनेक्शन था। ठीक है, देश की 50% जनसंख्या को, माताओं बहनों को, ठीक है, चूल्हे में खाना पकाना पड़ता था। खैर ये भी सच्चाई है कि महिलाएं आज भी खाना चूल्हे में ही पका रही हैं, क्योंकि गैस इतनी महंगी हो गई है कि उसको गांव वाले अफोर्ड नहीं कर सकते। ज़्यादातर जो चीज़ें हैं गांव में ऐसी होती हैं, फ्री वाली होती हैं या फिर बहुत सस्ती चीज़ें होती हैं, उसी विकल्प को गांव वाले अपनाते हैं। चाहे वो पराली जलाने को लेकर के हो, उन्हें सबसे सस्ता, सबसे फास्ट, सबसे अच्छा जो साधन मिलता है वो पराली को जलाना ही समझ में आता है। इसके अलावा आप उनको कहो कि ये 4 लाख की मशीन है हमारे पास, इसको आप ख़रीदो और इससे उस पराली का निपटान करो, तो किसान हाथ जोड़ लेगा, कह देगा कि बस भैया हमसे नहीं हो सकता। नया जो प्लांट खोला गया है उसके बारे में कुछ बेसिक बैकग्राउंड यहाँ पर बताया गया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसी ने 2G एथेनॉल प्लांट का निर्माण करा है। इसमें रुपया लगा है 900 करोड़ रुपए। ये पानीपत रिफाइनरी के पास में ही है। ठीक है, काफ़ी अत्याधुनिक मानी जाती है। टेक्निक भी यहाँ जो यूज़ करी गई है वो देसी है। हर साल 3 करोड़ लीटर इथेनॉल का उत्पादन करने के लिए लगभग 2 लाख टन चावल के भूसे, पराली का यूज़ करके भारत में कचरा से सोना पैदा करेगा। कचरा से आपकी जेब भरने वाली है, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। परियोजना में कोई भी तरल पदार्थ बाहर निकलेगा नहीं, मतलब पॉल्यूशन का डर बहुत कम। पराली को जलाने में कमी आएगी। ये परियोजना ग्रीन हाउस गैसों को भी कम करेगी। लगभग 3 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम कर देगी, जिससे देश की सड़कों पर सालाना 63,000 कारों को हटाए जाने के बराबर आप समझ सकते हो। इतना ज़्यादा फायदा हमें इस 2G एथेनॉल संयंत्र से मिलने वाला है।
इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं PMAY शहरी योजना से रिलेटेड। ठीक है, प्रधानमंत्री, ठीक है, शहरी विकास योजना PMY स्कीम के अंतर्गत गरीब लोगों के घर बना करके सरकार देती है। ठीक है, शहरी है, मतलब ये स्कीम शहर में काम करती है। इस योजना की शुरुआत 25 जून 2015 को की गई थी। इस मिशन के अंतर्गत झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के साथ साथ जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, EWS, LIG, MIG कैटेगरी के लोगों को आवास की सुविधा गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड करी जाएगी। इस योजना के अनुसार सभी पात्र शहरी परिवारों को पक्के घर उपलब्ध करवाए जाने का टारगेट रखा गया है। न्यूज़ यदि हम देखें तो न्यूज़ में बताया गया है 31 दिसंबर 2024 तक इसकी अवधि को बढ़ाया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी, गवर्नमेंट की तरफ से एक बयान जारी किया गया है और इसमें बताया गया है 31 मार्च 2022 तक स्वीकृत 122 लाख मकानों का निर्माण पूरा करने के लिए पैसा अवेलेबल करा दिया जाएगा। बयान में ये भी कहा है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अनुरोध के आधार पर ही मोदी की अध्यक्षता में, ठीक है, अभी जो मंत्रिमंडल हुआ है इसकी अवधि को 31 दिसंबर 2024 तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। PMAY स्कीम एक डिमांड संचालित एंगल को अपनाता है, जैसे कि आवासों की कमी का आकलन, राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश इनकी मांग रहेगी, इनका फिर सर्वे होगा। PMY के अंतर्गत सभी घर में शौचालय, पानी की आपूर्ति, बिजली और रसोई घर जैसी बुनियादी सुविधाएं भी दी जाती। मिशन महिला सदस्य के नाम पर या फिर संयुक्त नाम से घरों का स्वामित्व, मतलब मालिकाना हक, घर किसके नाम पे रहेगा। महिलाओं को सशक्तिकरण देता है, मतलब महिलाओं के नाम पर घर बना करके सरकार दे रही है। विकलांग व्यक्ति, वरिष्ठ लोग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, एकल महिला, ट्रांसजेंडर और समाज के कमजोर वर्गों को इसमें प्राथमिकता देने का प्रावधान किया गया है। हमारे देश में चीतों की संख्या बिल्कुल भी नहीं है, 0 है हमारे देश में चीते की संख्या। भारत अब फिर से चाहता है कि पुराने टाइम में जैसे चीते यहाँ पर पाए जाते थे, ठीक उसी प्रकार से इसकी जनसंख्या को हम फिर से बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हमारे देश में एशियाई सिंह पाए जाते हैं, हमारे यहाँ पर टाइगर पाए जाते हैं, लेकिन चीते नहीं पाए जाते। तो सरकार क्या काम कर रही, बाहर से टाइगर को यहाँ पर लेके आएंगे। भारत जल्दी ही मध्य प्रदेश के श्योपुर जिला, यहाँ पर है कुनो नेशनल पार्क, कुनो पालपुर में दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से चीतों को लेकर के आएगी और जंगल में छोड़ देगी। ये चीतों के अंतर महाद्वीपीय पुनर्वास की भारत की महत्वाकांक्षी एक योजना है जिसकी शुरुआत होने वाली। देश का अंतिम चित्तीदार चीता 1947 में छत्तीसगढ़ में मृत पाया गया था और वर्ष 1952 में इसे देश में विलुप्त घोषित कर दिया गया था। भारतीय वन्यजीव संस्थान WII ने कुछ साल पहले एक चीता पुनर्वास परियोजना की शुरुआत करी थी। चीता से संबंधित कुछ प्रमुख बिंदु बताए गए हैं। चीता बड़ी बिल्ली प्रजातियों में से सबसे पुरानी प्रजाति है, जिनके पूर्वजों को 5 मिलियन से अधिक साल पहले मियोसिन युग में खोजा गया था। चीता दुनिया का सबसे तेज भागने वाला स्तनपायी जीव है जो अफ्रीका और एशिया में पाया जाता है। अफ्रीकी चीते की बात करें तो नाम इसका है एसिनोनिक्स जुबेटस। इसकी विशेषताएं हैं जैसे कि इसकी त्वचा थोड़ी सी भूरी और सुनहरी होती है जो एशियाई चीतों से मोटी होती है। एशियाई प्रजाति की तुलना में उनके चेहरे पर बहुत अधिक धब्बे और रेखाएं पाई जाती हैं। वितरण की यदि हम बात करें तो पूरे अफ्रीका महाद्वीप में हजारों की संख्या में। संरक्षण की स्थिति क्या है, आईयूसीएन रेड लिस्ट में इसको डाला गया है, वल्नरेबल की कैटेगरी में है। CITES की तरफ से इसको सूची की परिशिष्टि फर्स्ट में डाले। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 परिशिष्टि सेकंड में इसको डाला गया है। वहीं एशियाई चीते के बारे में बताया गया है, एसिनोनिक्स जुबेटस वेनेटिकस। अफ्रीकी चीते की तुलना में ये छोटा रहता है, शरीर पर बहुत अधिक फर रहेंगे, छोटा सिर है, लंबी गर्दन है, आमतौर पर इसकी आंखें लाल रहती हैं, ठीक है, बिल्ली के समान दिखते हैं, जैसे कि ये पिक्चर आप देख रहे हैं।
इसको भी अति संकटग्रस्त में डाला गया है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ठीक है, सिटीज़ की तरफ से परिशिष्टि 1 और WPA में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अनुसूची 2 में इसको डाला गया। खतरे की यदि हम बात करें तो मानव और जानवरों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, ये अपने आवास ख़त्म होते हैं, इनका आवास जो है कम होते जा रहा है, क्योंकि जंगल काटे जा रहे हैं, वहाँ पर लोग घर बना के रह रहे हैं, खेती कर रहे हैं। फिर ये गांव में घुस जाएंगे अपने भोजन की तलाश में, और फिर होता है इंसानों और ही जानवरों का कॉन्फ्लिक्ट चालू हो जाता है। शिकार किया जाता है, अवैध तस्करी होती है इनकी, वनों की कटाई और कृषि के चलते वन भूमि और चीता आवासों में कमी आ गई। जलवायु परिवर्तन और बढ़ती मानव जनसंख्या इनकी समस्या को और भी ज़्यादा जटिल कर देती है। भारत ने कौन कौन से अभी तक उपाय किए हैं? ठीक है, भारतीय वन्य जीवन संस्थान ने पहले चीता संरक्षण के लिए लगभग 7 साल पहले 260 करोड़ रुपए की लागत लगा के एक योजना चालू करी थी, पुनः पुनर्वास परियोजना। ये विश्व की पहली अंतर महाद्वीपीय चीता स्थानांतरण परियोजना हो सकती है। पर्यावरण मंत्रालय ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम की 19वीं बैठक में भारत में चीते के पुनर्वापसी के लिए कार्ययोजना जारी करी थी। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने आने वाले 5 सालों के भीतर नामीबिया से 50 अफ्रीकी चीते लाने का फैसला किया है। कुनों की कुछ बातें यहाँ पर बताई गई हैं। मध्य प्रदेश कुनो नेशनल पार्क सभी वन्य जीव प्रेमियों के लिए सबसे अनूठा स्थल है। चीतल, सांबर, नीलगाय, जंगली सुअर, चिंकारा और मवेशियों की स्वस्थ आबादी यहाँ पर पाई जाती है। इस वर्ष की शुरुआत में एक बाघ को वापस रणथंभौर में भेज दिए जाने के बाद वर्तमान में यहाँ पर बड़े मांसाहारी जानवर केवल तेंदुआ और धारीदार लकड़बग्घा ही हैं। इसलिए यहाँ पर चीता को ला रहे हैं ताकि पर्याप्त मात्रा में इसको खाना मिल सके। सीधे चलते हैं हम द हिंदू की तरफ और देख लेते हैं अब इसकी प्रमुख खबरों को। पहली खबर देख रहे हैं हम बिहार से। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। बीजेपी के साथ में इनका गठबंधन था और ये यहाँ के मुख्यमंत्री थे। अब इन्होंने बीजेपी को छोड़ दिया है। ठीक है, अब ये चले गए हैं किसके साथ में? लालू प्रसाद यादव के बेटे के साथ में। ठीक है, बीजेपी के चलते चलते बीजेपी के साथ में इनके कुछ मतभेद चल रहे थे। इनका आरोप था कि ज़बरदस्ती उनकी तरफ से प्रेशर डाला जाता था मेरे कामकाज में, इसी के चलते चलते मैंने ऐसा काम किया हूँ। हिस्ट्री बताई जाती है किस प्रकार से दल बदल का काम इन्होंने किया है, क्योंकि ये पहले दूसरी पार्टी में थे, उस पार्टी को छोड़ करके ये गए बीजेपी में, और आज के टाइम में फिर से बीजेपी को छोड़ करके ये कहाँ आ गए हैं? ये आ गए हैं अब लालू प्रसाद वाली पार्टी में। 1990 मार्च की बात है। नीतीश कुमार ने सपोर्ट किया था लालू प्रसाद को इन हिज बिड टू विन द चीफ मिनिस्टर्स पोजीशन, ताकि चीफ मिनिस्टर की जो पोजीशन है उसको जीता जा सके। ठीक है, इन ए कीनली फॉट बैटल विद इन जनता दल। 1994 में क्या होता है? कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं नीतीश और लालू के बीच में। 14 पार्टी एमपीज फ्रॉम ए न्यू ऑर्गेनाइजेशन, बाद में इसका नाम रख दिया गया था समता पार्टी। ठीक है, इतने लोग इससे अलग हो गए लालू प्रसाद यादव की पार्टी से। दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ ए 20-year-old फ्यूड विथ लालू। ये क्या थी? इस टकराव की शुरुआत थी, या फिर ये जो अलगाव हुआ था उसकी शुरुआत थी। फिर 1995 में बिहार असेंबली इलेक्शन, समता पार्टी वॉन जस्ट 7 सीट, ये केवल 7 सीट ही लेकर आई। ए फ्यू मंथ्स आफ्टर समता पार्टी बीजेपी अलायंसेस फ्रॉम, इसके बाद फिर ये चले गए किसके साथ? बीजेपी के साथ में 1995 में। मार्च 2000 में क्या होता है? नीतीश बन जाते हैं बिहार के सीएम फॉर द फर्स्ट टाइम, बट इज फोर्स टू क्वाइट आफ्टर 7 days एज द एनडीए लैक्स इनफ नंबर्स। क्या होता है? फिर 7 दिन के बाद से ही अब इनकी सत्ता डगमगाने लगी है। फिर नवंबर 2005 में क्या हुआ? नीतीश बन गए थे सीएम अगेन बीजेपी सपोर्ट के माध्यम से। फिर जून 2013 में क्या हुआ? नीतीश स्नैप्स टाइज विथ बीजेपी जस्ट ए वीक आफ्टर नरेंद्र मोदी इज नेम्ड एज पीएम कैंडिडेट। फिर अलग हो गए यहाँ इस बार
फिर 2015 में ये क्या कर लिए, ज्वाइन कर लिए। नीतीश ज्वाइंस हैंड विथ लालू टू फॉर्म द महागठबंधन एंड एंटी बीजेपी अलायंस। फिर 2017 में नीतीश वॉकआउट कर गए इस महागठबंधन से आफ्टर ए सीरीज ऑफ ED/IT रेड्स ऑन द प्रीमाइसेस owned by लालू's फैमिली एंड फ्रेंड। ही वॉक्स बैक्स टू द बीजेपी कॉलिंग इट हिज नेचुरल पार्टनर। फिर चले गए बीजेपी में। ऐसे ये हमेशा पार्टी बदलते ही रहे। व्हाट्सएप की तरफ से कुछ नए प्राइवेसी फीचर दिए गए हैं, उसको आप देख लीजिए। व्हाट्सएप ने ट्यूसडे के दिन अनाउंस किया है एक नई प्राइवेसी फीचर्स को, प्राइवेसी पॉलिसी को, ठीक है, जिसके चलते चलते ये जो यूज़र्स हैं जो कि इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस का फ़ायदा ले रहे हैं आज के टाइम में, वो क्या किस चीज़ का फ़ायदा ले सकते हैं, लीव ग्रुप साइलेंटली। यदि आप कोई ग्रुप में हैं तो आप शांति के साथ में ग्रुप से एग्ज़िट हो सकते हैं। एज वेल एज चूज़ हु कैन सी व्हेन दे आर ऑनलाइन। इसके साथ ही साथ मैं ऑनलाइन हूँ तो कौन आदमी देखेगा मुझे और कौन आदमी नहीं देखेगा, ये चीज़ भी हो सकता है। आज के टाइम में ऐसा हो जाता है ना कि यदि हम एक बार अपना जो ऑनलाइन शो हो रहा है कि हम व्हाट्सएप चला रहे हैं उसको हाइड कर देते हैं तो सब लोग ही से हाइड हो जाएगा। लेकिन नया फीचर ये है कि आप अब ये भी अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कि मुझे वो व्यक्ति देख लेगा, वो नहीं देख पाएगी, ऐसा सिस्टम आप कर सकते हैं व्हाट्सएप में। व्हाट्सएप ब्लॉक कर सकता है टेकिंग स्क्रीनशॉट फॉर व्यू वंस मैसेज, ठीक है। व्हाट्सएप क्या कर सकता है, ब्लॉक कर सकता है यदि आप स्क्रीनशॉट लेते हो जो कि व्यू वंस मैसेज हैं। अब जैसे यहाँ पर ये बताया गया है लीव ग्रुप साइलेंटली, इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये है व्हाट्सएप को चलाने वाले लोग अब इस योग्य हो जाएंगे कि वो एग्ज़िट हो सकते हैं ग्रुप से प्राइवेट तरीके से विथआउट हैविंग टू नोटिफाई एवरीवन। किसी को नोटिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है, आप जो है बिना नोटिफिकेशन दिए ही यहाँ से एग्ज़िट हो सकते हैं। आज के टाइम में एग्जाम्पल के तौर पर नाउ इंस्टीड ऑफ नोटिफाइंग द फुल ग्रुप व्हेन लीविंग, ठीक है, पहले क्या होता था, नोटिफाई हो जाता था, लोगों को पता चल जाता था कि आदमी छोड़ दिया, ओनली द एडमिन ऑफ द ग्रुप विल बी नोटिफाइड। लेकिन क्या हो जाएगा, एडमिन, केवल एडमिन ऐसा है जो कि ग्रुप से यदि एग्जिट होता है तो वो नोटिफाई किया जाएगा। दिस फीचर विल बी रोल्ड आउट टू ऑल यूज़र दिस मंथ। इसी महीने से ये फीचर आपके मोबाइल में आ जाएगा। एक फीचर इसमें और ऐड कर दिया है, जैसे कि आप चैटिंग कर रहे हैं, चैटिंग करते करते आपके रिकॉर्ड को रखने के लिए कोई लोग क्या कर सकता है, उसकी स्क्रीनशॉट ले सकता है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकता है। लेकिन अब यदि ये प्रोटेक्शन आप लगा दोगे तो आपके मैसेज का कोई स्क्रीनशॉट भी नहीं ले पाएगा, ऐसा फीचर्स भी आने वाला है। एडिशनली ये फ्यूचर आने वाला है, द एप्लीकेशन विल नाउ ब्लॉक टेकिंग स्क्रीनशॉट, मतलब आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाएंगे, किसके लिए, व्यू वंस मैसेज, ये एक ऑप्शन रहेगा इसमें। इट नोटेड दैट व्यू वंस इज़ ऑलरेडी एन इनक्रेडिबली पॉपुलर वे टू शेयर फोटोज़ और मीडिया दैट डू नॉट नीड टू हैव ए परमानेंट डिजिटल रिकॉर्ड। इस मैसेज का मतलब ही ये है कि इसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखना है अपन को, इसीलिए ये सुविधा यहाँ पर लेके आई है व्हाट्सएप। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ ने इम्प्लीमेंट कर दिया है पेसा एक्ट को, पेसा रूल। छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने ट्यूसडे के दिन इम्प्लीमेंट कर दिया है एक्सटेंशन ऑफ पंचायत राइट्स इन शेड्यूल्ड एरियाज, जिसको शॉर्टकट में पेसा एक्ट 2022 कहते हैं। इसके अंतर्गत ट्राइबल लोग जो कि इस स्टेट में 33% पाए जाते हैं, पॉपुलेशन का 33% हिस्सा इसका ट्राइबल्स लोगों का है, विल नाउ बी एबल टू टेक देयर ओन डिसीजन। अब वो खुद से डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। ये डिसीजन किससे संबंधित हो सकते हैं, वहाँ का पानी, वहाँ का फॉरेस्ट,
और वहाँ की ज़मीन आपके ही ऊपर है, आप जैसे चाहे इसको यूज़ करिए और इसको संरक्षण करिए। चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने इस अनाउंसमेंट किया था वर्ल्ड ट्राइबल डे के दिन ट्यूसडे को। पेशा जो है केंद्र सरकार का एक कानून है, ये एग्जिस्टेंस कर रहा है 1990 के दशक से। हावेवर इट्स इम्प्लीमेंटेशन इज स्टेट स्पेसिफिक, मतलब कि ये राज्य सरकारों के ऊपर है कि आप इसको लागू करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। छत्तीसगढ़ हैज़ फॉर्म्ड इट्स सेट ऑफ रूल्स while many states with significant tribal population are yet to implement the provision of act। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ ने इसको अपने यहाँ पर लागू कर दिया गया है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर इसको अभी तक लागू नहीं किया गया है। इससे एम्पावरमेंट मिलेगी ग्राम सभा को, ताकि ये प्रोटेक्ट कर सकें ट्राइबल के अधिकारों को। अकॉर्डिंग टू ए न्यू रूल्स 50% ऑफ द मेंबर ऑफ ग्राम सभा, ठीक है, ग्राम पंचायत जो होती है वहाँ के 50% मेंबर विल बी फ्रॉम ट्राइबल कमिटीज़। ग्राम पंचायत में 50% मेंबर जो है ट्राइबल कमिटी के होने चाहिए। इसके साथ साथ में 25% ऑफ दिस 50% वुड बी फीमेल, और इसके साथ साथ में इस आधे का भी 25% हिस्सा ऐसा होना चाहिए जिसमें महिलाएं शामिल हो, ऐसा कहना है मिस्टर बघेल का। इसके अलावा इन्होंने कुछ इनिशिएटिव का भी उल्लेख किया गया जो कि इनकी सरकार ने पिछले साल के दौरान ली है। द गवर्नमेंट इज़ प्रोक्योरिंग 65 काइंड्स ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। छत्तीसगढ़ की सरकार 65 छोटे मोटे उत्पाद खरीद रही है जो जंगलों में पाए जाते हैं, आदिवासी लोग इनको बेचते हैं, ठीक है, वो भी सपोर्ट वाले प्राइस में। एंड दिस इज़ लीडिंग टुवर्ड द इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ द ट्राइबल पीपल, और इससे जो आदिवासी लोग हैं आर्थिक रूप से सशक्त बनेंगे। इसके बाद की न्यूज़ हम देख लेते हैं। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते को ये बताती है, जिसमें कहा गया है भारत और बांग्लादेश मिलकर के नदी जल समझौते की संभावना बन सकती है भारत और बांग्लादेश के बीच में। कुशियारा और गंगा पर समझौतों पर निर्णय के लिए संयुक्त नदी आयोग की बैठक हुई है, ठीक है। भारत और बांग्लादेश इस महीने के अंत में कम से कम एक प्रमुख नदी समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। समझौते की योजना पर दोनों पक्षों के अधिकारियों द्वारा कड़ा पहरा दिया जा रहा है, ठीक है, काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि दोनों देशों के बीच पानी के बंटवारे को एक संवेदनशील सब्जेक्ट माना जाता, ठीक है। इसी के चलते चलते ये मुद्दा राजनीतिक हो जाता है। चर्चा के अंतर्गत प्रमुख जो समझौते हैं, इसके साथ साथ पानी का डेटा इसको साझा करना है, बेहतर बाढ़ नियंत्रण की योजना बनाना है, ठीक है। इसको संयुक्त नदी आयोग की आगामी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है, जो अगस्त के आखिरी सप्ताह में प्रधानमंत्री शेख हसीना की बैठक से पहले होने वाली है। मतलब उनकी जो 6 से 7 सितंबर की भारत यात्रा होने वाली है शेख हसीना की, उसके पहले इसका आयोजन किया जाएगा। रेप को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है जिसको यहाँ पर बताया गया है कॉन्सेशनल सेक्स, मतलब कि यदि आप सहमति के साथ में संबंध बना रहे हो और आप ये वादा कर रहे हो कि नहीं हम शादी करेंगे, लेकिन वो होना चाहिए सही और ईमानदार, तो उसको रेप की कैटेगरी में नहीं रखा जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, इट इज़ नॉट रेप यदि कंसेशनल फिजिकल रिलेशनशिप was based on genuine promise of marriage which could not be fulfilled। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बताने की कोशिश की है, जैसे कि एक व्यक्ति है और एक महिला है, दोनों आम सहमति से संबंध बनाते हैं, ठीक है, कि फ्यूचर में वो शादी करेंगे, लेकिन किसी कारणवश ये दोनों अलग हो गए। अब फिर यदि महिला रेप की एफआईआर दायर कराती है तो ये रेप नहीं माना जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच में सहमति से संबंध बनाए गए थे, ठीक है, और दोनों ने मिलकर के वादा भी किया था कि शादी करेंगे करके, तो इसको हम रेप नहीं बोलेंगे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बोला गया है। ये सुनवाई चल रही थी 2016 के एक केस की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है।
बेंच ने हाईलाइट किया है द डिस्टिंक्शंस बिटवीन ए फॉल्स प्रॉमिस टू मैरिज। ठीक है, एक गलत वादा किसी ने कर लिया है, किसका? शादी का। विच इज गिवन ऑन understanding by the maker that it will be on good faith but subsequently not fulfilled। ठीक है, फेथ में तो ये बढ़िया था लेकिन उसको पूरा नहीं किया जा सके, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो एफआईआर दर्ज की गई थी 2016 में उसको ख़त्म कर दिया है, हटा दिया है। एक ए वुमन हैड एक्यूज द अपीलेंट फॉर रेप एंड चीटिंग। ठीक है, महिला ने रेप और चीटिंग का आरोप एक व्यक्ति के ऊपर लगाया था। दे वर इन कॉन्सेंशनल रिलेशनशिप, वो क्या है ना, आम सहमति से संबंध बना रहे थे काफ़ी टाइम से, और ये भी एश्योरेंस था कि वो लोग शादी कर लेंगे।